आप सभी साथियों का और विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। म- मैं प्रश्नों का जो महाश्रृंखला लेकर चल रहा हूँ, जो कि एक प्रकार से आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट है। जो भी प्रतियोगी छात्र टीजीटी पीजीटी आर्ट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह रामबाण श्रृंखला है। मैं छोटे छोटे वीडियो में ही इस श्रृंखला को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हो रहा हूँ, लेकिन यह छोटा सा ही प्रश्नों का श्रृंखला आपके बहुत काम आएगा। मैं आधे घंटे का ही प्रतिदिन वीडियो बना रहा हूँ। प्रत्येक वीडियो मेरा जो है वह आधे घंटे का ही है, लेकिन इन आधे घंटों में मैं लगभग 50 से 60 प्रश्नों पर चर्चा करता हूँ, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अभी तक हमने यह जो मॉक टेस्ट का श्रृंखला हम लेकर चल रहे हैं, यह बहुत लंबी श्रृंखला है। हम इसका अभी तक 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज इसका चौथा वीडियो मैं आप लोगों के बीच चर्चा करूंगा, उसके बाद उसको भी आज अपलोड कर दूंगा। यह प्रश्नों का श्रृंखला आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। और जो भी छात्र हमारे वीडियोज को डेली देख रहे हैं और जो प्रश्नों पर मैं चर्चा कर रहा हूं, या जिन प्रश्नों को मैं केवल मतलब कि केवल बोल रहा हूं, उनका उत्तर जिन बता रहा हूं, अगर जो भी प्रतियोगी छात्र इन सारे प्रश्नों को नोट करते हुए चल रहा है, आप मान के चलिए उसकी सफलता में कोई संदेह नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि बसोहली शैली की मुख्य विशेषता भानुदत्त की किस पुस्तक का चित्रण है और यहाँ के नायक नायिका भेद के कलाकार कौन थे। तो बसोहली शैली, आप जानते हैं कि बसोहली शैली में बसोहली शैली पहाड़ी शैली है और पहाड़ी शैली में सबसे प्राचीन शैली है। तो यहाँ प्रश्न है कि बसोहली शैली की मुख्य विशेषता भानुदत्त की किस पुस्तक का चित्रण है और यहाँ के नायक नायिका भेद के कलाकार कौन थे। तो इसका उत्तर होगा रसमंजरी देवीदास। रसमंजरी देवीदास। बसोहली शैली में रसमंजरी का चित्रण 1694 ईस्वी में, इसको भी लिख लीजिएगा कि 1694 ईस्वी में देवीदास ने किया था। देवीदास ने किया था। यहाँ के चित्रों में चमकीले कीड़ों के पंख को चिपकाकर आभूषणों की चमक दिखाई जाती थी। यहाँ के चित्रों की जो विशेषता थी वह यह थी कि चमकीले कीड़ों के पंख को चिपकाकर आभूषणों की चमक दिखाई जाती थी और आंखें विशाल और कमल के समान होती थी। अगर अब यहाँ से प्रश्न जैसे पूछ ले, नया प्रश्न बिल्कुल आज आयोग बिल्कुल नया प्रश्न बनाकर पूछ ले कि किस शैली के चित्रों में चमकीले कीड़ों को किस शैली के चित्रों में चमकीले कीड़ों को चिपकाकर आभूषण बनाई जाती थी, आभूषणों की चमक दिखाई जाती थी, तो उसका उत्तर क्या होगा। तो उसका उत्तर बसोहली शैली होगा। उसका उत्तर क्या होगा, बसोहली शैली। ठीक है, तो यहाँ से 2-3 प्रश्न जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, उन पर इन सब प्रश्नों को आप लोग नोट करते चलिए। यही आपकी सफलता के मजबूत स्तंभ होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गुलेर शैली का वह कौन सा कलाकार था जिसे पहाड़ी कला का जन्मदाता माना जाता है और जिसके परिवार ने कांगड़ा शैली को विकसित किया। तो यह प्रश्न तो बहुत नॉर्मल है। इस प्रश्न का उत्तर तो लगभग 99% बच्चों को पता है। तो इसका उत्तर होगा
कि गुलेर शैली का वह कौन सा कलाकार था जिसे पहाड़ी कला का जन्मदाता माना जाता है? तो वह पंडित सेऊ का परिवार था। पंडित सेऊ के परिवार का था, मतलब पंडित सेऊ का परिवार जो था वह पहाड़ी चित्रकला का जन्मदाता था। इनके दो पुत्र थे, मानक और नैनसुख। मानक और इनके पुत्र थे मानक व नैनसुख। मानक व नैनसुख इनके पुत्र थे, और मानक ने बसोहली में, नैनसुख ने जम्मू शैली में काम किया था। इसको भी नोट कर लीजिएगा कि मानक ने बसोहली शैली में और नैनसुख ने जम्मू शैली में काम किया था। और इन्हीं के वंशजों ने, इनके आगे पुत्रों ने कांगड़ा शैली को विकसित किया था। तो पंडित सेऊ का परिवार ही पहाड़ी कला का जन्मदाता माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षाओं में यह पूछा जा चुका है। तो प्रश्न है कि कांगड़ा शैली का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? यहाँ के चित्रों, यहाँ के स्त्रियों के चेहरे की क्या विशेषता है? देखिए, केवल शैली और उनके चित्रकारों के बारे में जानना पर्याप्त नहीं है। उन शैलियों की क्या विशेषता थी, या उनमें जो चित्र बनाए जाते थे उनकी क्या विशेषता थी, उनके बारे में भी जानना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शैली और उसके जन्मदाता चित्रकार के बारे में क्योंकि आयोग अब प्रश्न विशेषताओं से ज़्यादा पूछता है, क्योंकि पता है कि विद्यार्थी इस प्रश्न पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो शैलियों की विशेषताएं जो हैं उसे आप लोग विशेष कर पढ़ें, वहाँ से आपके सिलेक्शन के द्वार खुलेंगे। तो प्रश्न है कि कांगड़ा शैली का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? यहाँ की स्त्रियों के चेहरे की क्या विशेषता थी? तो कांगड़ा शैली का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? राजा संसार चंद के काल को कहा जाता है। और इसका उत्तर राजा संसार चंद होंगे। और धनुषाकार भौवें और सुकुमारता यहाँ के स्त्रियों की यह विशेषता थी। कांगड़ा शैली को पोएट्री ऑफ कलर्स भी कहा जाता है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा कि कांगड़ा शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है कांगड़ा शैली को? कांगड़ा शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है। राजा संसार चंद के काल को कांगड़ा शैली का स्वर्ण काल माना गया है। और कांगड़ा कलम में नारी सौंदर्य के विषय में बहुत सारे चित्र मिलते हैं, लेकिन मुख्य विषय जो था वह कृष्ण लीला और अष्टनायिका थी। राजा संसार चंद का शासनकाल तो 1786 से 1823 ईस्वी तक था। तो इसी काल के दौरान कांगड़ा शैली को स्वर्ण काल कहा जाता है। इन पॉइंट्स को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि गढ़वाल शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार और कवि कौन था जिसे पहाड़ी कला का अंतिम महान कलाकार माना जाता है? तो गढ़ राजवंश का इतिहास किसने लिखा था, यह आपको पता है? तो इसका उत्तर भी पता हो जाएगा कि गढ़ राजवंश का इतिहास किसने लिखा था? मौला राम ने लिखा था। तो इसका उत्तर मौला राम ही होंगे। कौन होंगे? मौला राम ही होंगे। और मौला राम जो हैं वह पंडित सेऊ के परिवार से अलग थे, परिवार से इनका कोई ताल्लुकात नहीं था। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से पंडित सेऊ के परिवार से अलग कौन था, या पंडित सेऊ के परिवार का नहीं था? तो उसका भी उत्तर मौला राम होंगे। मौला राम गढ़ राजवंश का इतिहास नामक पुस्तक लिखी थी। और मौला राम के जो पूर्वज थे वह मुगल दरबार में
मुग़ल दरबार में रहते थे, वहाँ चित्रकारी करते थे। हाँ, और मौला राम भी मुग़ल दरबार से ही गढ़वाल में आए थे। ठीक है। मौला राम के प्रसिद्ध चित्रों में जैसे उनका प्रसिद्ध चित्र एक है मस्तानी, जिसको लेकर कई बार प्रश्न पूछा गया है, और चंद्रमुखी, यह यूजीसी नेट में पूछा गया था कि चंद्रमुखी, और मयंकमुखी, इन तीन मौला राम से जो 4 प्रश्न बन सकते हैं वह यही प्रश्न बन सकते हैं कि गढ़ राजवंश का इतिहास किसने लिखा था? मौला राम ने लिखा था। मौला राम किस शैली से संबंधित थे? गढ़वाड़ शैली से। या फिर तीसरा जो प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन पंडित सेऊ के परिवार से संबंधित नहीं था? तो उसका उत्तर मौला राम होगा। मौला राम के जो प्रसिद्ध चित्र हैं उनमें मस्तानी है, चंद्रमुखी है, मयंकमुखी है। इनको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न कि मुगल चित्रकला की नींव किस शासक ने रखी और वह कौन से 2 ईरानी कलाकार अपने साथ भारत लाया था? इस प्रश्न में बहुत विवाद है। कुछ लोगों का मानना है कि अकबर ने मुगल चित्रकला की नींव रखी थी, कुछ विद्वानों का मानना है, और कुछ पुस्तकों में भी इसका वर्णन मिलता है। लेकिन वास्तविक रूप में अगर माना जाए तो मुगल चित्रकला की नींव किसने रखी थी? हुमायूं ने रखी थी। और हुमायूं ने ही मीर सैयद अली और अब्दुल समद नामक 2 ईरानी कलाकारों को भारत लेकर आया था। और आगे इन्हीं कलाकारों ने अकबर के साथ मिलकर काम किया और मुगल चित्रकला को एक नई दिशा, एक नया पहचान दिया था। ठीक है। और एक प्रश्न और बनता है कि हमजानामा का चित्रण किसने शुरू करवाया था? तो हमजानामा का चित्रण तो हुमायूं ने शुरू कराया था, लेकिन अकबर के काल में अधिकांश उसमें चित्र बने थे, इसलिए उसका उत्तर अकबर ही माना जाता है। और यही जो 2 कलाकार थे, मीर सैयद अली और अब्दुल समद, इन्हीं दोनों कलाकारों ने हमजानामा पर चित्र बनाए थे। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न। अकबरनामा का सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन सा है और अकबर के काल में चित्रशाला का प्रधान कौन था? तो अकबर इसमें 2 प्रश्न हैं और उत्तर एक ही प्रश्न का दिया है। चलिए हम बता देते हैं कि अकबरनामा का सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन सा है और अकबर के काल में चित्रशाला का प्रधान कौन था? तो देखिए, अकबरनामा का सबसे प्रसिद्ध चित्र तो सलीम का जन्म था, जिसे बसावन ने चित्रित किया था, जिसे बसावन ने बनाया था, और यह बसावन की सर्वश्रेष्ठ कृति भी थी। अब अगला प्रश्न है कि अकबर के काल में चित्रशाला का प्रधान कौन था? तो आईने अकबरी के अनुसार अकबर ने चित्रकला को एक राजकीय विभाग बनाया था। आईने अकबरी के अनुसार अकबर ने चित्रकला को एक राजकीय विभाग बनाया था। और इसका प्रधान कौन था? तो इसका प्रधान जो था वह अब्दुल समद था। कौन था? अब्दुल समद चित्रशाला का प्रधान था। अकबर के काल में सामूहिक चित्रण की प्रथा थी। तो ये 2 प्रश्न थे इसी में, और दोनों का उत्तर हमें मिल गया है कि सलीम का जन्म बसावन की सर्वश्रेष्ठ कृति थी, जो कि अकबरनामा की भी सबसे प्रसिद्ध कृति थी। और अकबर ने जो चित्रशाला का स्थापना किया था
या जिस चित्रशाला को बनाया था, जिसको राजकीय विभाग के रूप में तब्दील किया था, उसका प्रधान कौन था? तो उसका प्रधान अब्दुल समद था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है और वह कौन सा कलाकार था जिसे नादिर उल असर युग का आश्चर्य की उपाधि दी गई है? तो युग का आश्चर्य की उपाधि किसे दी गई है? आपको पता है कि मुगल काल का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? यह तो हमें पता ही है, सभी को पता है कि जहांगीर के शासन काल को मुगल काल की चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगर स्थापत्य कला का स्वर्ण युग पूछे तो शाहजहां के शासन काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इसमें युग का आश्चर्य किसे कहा जाता है? नादिर उल असर। तो नादिर उल असर उस्ताद मंसूर को कहा जाता है। तो जहांगीर का जो शासन काल था वह मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग था। उस्ताद मंसूर पशु पक्षी और फूलों के चित्रण में अद्वितीय थे। इन्होंने ही टर्की कॉक, साइबेरिया का सारस, नीलगाय, बहुत चित्र बनाए हैं। ठीक है, लेकिन जहांगीर का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? वह था अबुल हसन। और अबुल हसन को जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि दी थी। इसे भी नोट कर लीजिएगा कि नादिर उल जमा की उपाधि किसे दी गई थी? नादिर उल असर की उपाधि तो उस्ताद मंसूर को दी गई थी, लेकिन नादिर उल जमा की उपाधि अबुल हसन को दी गई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस मुगल शासक के काल में स्याह कलम चित्रों की शुरुआत हुई और चित्रों में हाशिए अधिक चौड़े और अलंकृत होने लगे? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा शाहजहां। शाहजहां के काल में स्याह कलम की शुरुआत हुई। स्याह कलम का अर्थ होता है काली स्याही से बारीक रेखांकन या काले रंग से चित्र को बनाना। इस काल की विशेषता थी शाहजहां के काल में। हाँ, और इनके काल में हाशिए अधिक चौड़े और अलंकृत होने लगे थे। चूंकि शाहजहां के काल में स्थापत्य कला अपने उच्च कोट पर थी, अपने चरमोत्कर्ष पर थी। तो हाशिए अधिक चौड़े और अलंकृत होने लगे थे। और शाहजहां के काल में फकीरुल्लाह खान और मीर हासिम विचित्र ये सब प्रमुख कलाकार थे। तो इन पॉइंट्स को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। ईरानी शैली की मुख्य विशेषता क्या है जो इसे मुगल शैली से अलग करती है? अब देखिए, ईरानी शैली से ही मुगल शैली की स्थापना हुई है। हाँ, ईरानी शैली के नकल से ही, या हम यूँ कहें तो ईरानी शैली के सहयोग से ही मुगल शैली का जन्म हुआ था। लेकिन अब इन दो शैलियों में क्या विशेषता थी या इन दो शैलियों में क्या अंतर था, इसके विषय में कई बार प्रश्न पूछा गया है, लेकिन सही उत्तर लोग नहीं दे पाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा रेखांकन की प्रधानता। रेखांकन की प्रधानता। ईरानी कला में छाया प्रकाश का अभाव होता है। ध्यान रखिएगा कि ईरानी कला में छाया प्रकाश का अभाव होता है। चित्र फ्लैट होते थे, मतलब सपाट होते थे। छाया प्रकाश का अभाव था
और मुगल शैली में छाया प्रकाश का प्रभाव था। क्यों? क्योंकि भारतीय प्रभाव के कारण चित्रों में गोलाई और गहराई दिखाई गई है, या बारीक रेखांकन पर भी दिखाई गई है। तो इस कारण से रेखांकन की प्रधानता ईरानी शैली और मुगल शैली की अलग विशेषता है। हालांकि मुगल शैली में भी रेखांकन को बहुत तवज्जो दी गई है, बारीक रेखांकन किया गया है, लेकिन ईरानी शैली से अलग थी वह। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजा रवि वर्मा ने किस तकनीक को भारत में लोकप्रिय बनाया और उन्होंने अपनी लिथोग्राफिक प्रेस कहाँ स्थापित की थी? तो राजा रवि वर्मा भारतीय चित्रकला के सबसे प्रसिद्ध कलाकार। अभी हाल ही में उनका एक चित्र 2-3 दिन पहले ही उनका एक चित्र यशोदा और कृष्ण रिकॉर्ड 167 करोड़ में बिकी। उसकी 167 करोड़ में नीलामी हुई। तो राजा रवि वर्मा भारत के बहुत प्रसिद्ध कलाकार थे। तो उन्होंने भारत में किस तकनीक को लोकप्रिय बनाया? तो राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रण, ऑयल पेंटिंग को लोकप्रिय बनाया। अब अगला प्रश्न है कि इन्होंने लिथोग्राफी प्रेस कहाँ स्थापित की थी? तो मुंबई के घाटकोपर में इन्होंने लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की थी। घाटकोपर में 1894 ईस्वी में, इसको भी याद कर लीजिएगा डेट, इससे भी कई बार पूछा गया है। तो 1894 ईस्वी में सर माधव राय की सहायता से इन्होंने घाटकोपर में लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, राजा रवि वर्मा के बारे में हम पहले भी चर्चा कर लिए हैं, आप उन वीडियोज को देख लीजिएगा, क्योंकि इनके बारे में चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत उच्च कोटि के कलाकार थे। इनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते रहे। इनके एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है। राजा रवि वर्मा का पूरा विस्तृत जीवन परिचय ही आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जैसे एक प्रश्न मैं आप लोगों के बीच छोड़ कर जा रहा हूँ, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। यह प्रश्न है कि राजा रवि वर्मा ने सर्वप्रथम लिथोग्राफी प्रेस से, ओलियोग्राफ से सर्वप्रथम कौन सा चित्र बनाया था? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि बंगाल स्कूल पुनर्जागरण काल के प्रणेता कौन थे और उन्होंने किस तकनीक को जापानी कलाकारों से सीखा था? तो बंगाल स्कूल पुनर्जागरण काल के प्रणेता कौन थे? इसका उत्तर आज सभी को पता है, अवनींद्रनाथ टैगोर थे। और इन्होंने वास्तु तकनीक को बंगाल कला का जो है वास्तु तकनीक को ही बंगाल शैली में लोकप्रिय बनाया। और इन्होंने ही योकोहामा ताइकान और हिसदा नामक जापानी कलाकारों से इन्होंने वास्तु तकनीक सीखी थी। ठीक है, और इनका जो सबसे प्रसिद्ध चित्र है भारत माता, 1905 में भारत माता चित्र को इन्होंने बनाया था बंगाल आंदोलन से प्रेरित होकर, जिसे शुरुआत में उसे बंग माता के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में उसे भारत माता का नाम दे दिया गया था। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है कि भारतीय कला के आधुनिक कलाकार में वह कौन है जिसने घनवाद
का प्रयोग भारतीय विषयों पर किया। तो घनवाद भारतीय कला में आधुनिक कलाकार में घनवाद विषय पर सबसे या घनवाद के जनक, क्योंकि घनवाद पे यमयाफ हुसैन भी काम किए हैं। हाँ, लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा वह गगनेंद्र नाथ टैगोर होगा, क्योंकि इन्हें भारतीय घनवाद शैली का जनक कहा जाता है। और गगनेंद्र नाथ टैगोर को भारत का प्रथम घनवादी कलाकार भी कहा जाता है और ये व्यंग्य चित्र बनाने में माहिर थे, कार्टून बनाने में माहिर थे। ठीक है, और यह बंगाल शैली से संबंधित थे और अवनींद्र नाथ टैगोर के बड़े भाई थे। तो इन सारे पॉइंट्स को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अमृता शेरगिल पर किस यूरोपीय कलाकार का प्रभाव था और उनके चित्रों का मुख्य विषय क्या था? अभी बरसात हो रही है, भगवान भी पता नहीं किसानों को उनके किस अपराध की सज़ा दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो बारिश की वजह से आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बैकग्राउंड में शोर अधिक हो सकता है, तो उसे आप लोग अवॉइड करिएगा। तो अमृता शेरगिल पर किस यूरोपीय कलाकार का प्रभाव था और उनके चित्रों का मुख्य विषय क्या था? तो इसका उत्तर होगा अमृता शेरगिल पर पॉल गॉगिन भारतीय ग्रामीण जीवन या विषादपूर्ण स्थिति का। देखिए, अमृता शेरगिल पर पॉल गॉगिन का प्रभाव था और उनके चित्रों के विषयों में अगर देखा जाए तो भारतीय ग्रामीण जीवन की विषादपूर्ण स्थिति उनके चित्र की मुख्य विशेषता थी। अमृता शेरगिल का भारतीय चित्रकला में बहुत बड़ा योगदान है। इनसे टीजीटी हो या पीजीटी हो, उसमें 2 से 3 प्रश्न इनसे बिल्कुल पूछे जाते हैं, ज़रूर पूछे जाएंगे। इसलिए अमृता शेरगिल के बारे में आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कि इनका जन्म हंगरी में हुआ था और शिमला के समर हिल में इन्होंने अपना स्टूडियो बनाया था। इनसे बहुत सारे चित्र पूछे, बहुत सारे चित्र कृतियों के बारे में इनसे प्रश्न पूछे गए हैं। कुछ चित्र जैसे 3 कन्याएं, ब्रह्मचारी, हल्दी पीसती औरतें, हाँ, इनके चित्रों में विषाद का अधिक प्रभाव था और इन्हें लाल रंग अधिक पसंद था। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको सरसरी तौर पर बता दे रहा हूँ, हालांकि इनके बारे में आप अच्छे से तैयारी कर लें। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है पैग प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप 1947 की स्थापना किसने की और इसके सचिव कौन थे? अब देखिए, पैग की स्थापना 1947 में हुई थी और यमयाफ हुसैन, यफयन सूजा, यशच रजा, के ये सभी लोग पैग से ही जुड़े थे। लेकिन इसमें प्रश्न पूछा है कि स्थापना किसने की और इसके सचिव कौन थे। देखिए, यशच रजा, के और यफयन सूजा, इन तीनों ने मिलकर पैग की नींव डाली थी। लेकिन इसका कैटलॉग किसने तैयार किया था और इसके सचिव कौन थे? तो इसका उत्तर होगा यफयन सूजा। यफयन सूजा पैग के सचिव थे और इन्होंने ही घोषणा पत्र बनाया था। पैग की स्थापना मुंबई में हुई थी। हाँ, और यमयाफ हुसैन, यफयन सूजा, यश रजा, के सदानंद बाकरे, गांडे, ये सब जो हैं यह पैग के प्रसिद्ध सदस्य थे। और यश रजा जो थे वह बिंदु चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, सूजा के चित्रों की जो मुख्य विशेषता थी कि उनके चित्रों में नग्नता और का प्रभाव था और कुर रेखांकन के लिए भी वह
जाने जाते थे? नग्न और क्रूर रेखांकन के लिए एफएन सूजा जाने जाते थे। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एफ हुसैन को उनके किस चित्र श्रृंखला के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली और उन्हें भारत का पिकासो क्यों कहा जाता है? तो उनके किस चित्र श्रृंखला के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली? तो हुसैन ने कहा है कि मैं घोड़े बनाता हूँ, मैं घोड़े बेचता हूँ, मैं फिल्में भी बनाता हूँ, जूते भी गांठता हूँ, घोड़े बेचता हूँ। तो घोड़ों से उनका एक विशेष लगाव था। तो इसका उत्तर होगा घोड़ा श्रृंखला। ऊर्जा और गतिशीलता के कारण उन्हें भारत का पिकासो कहा जाता है। एफ हुसैन के बारे में भी आप विस्तार से पढ़ लीजिएगा। इनसे बहुत संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 से 4 प्रश्न इनसे भी पूछा जाना निश्चित है। तो एफ हुसैन, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्र नाथ टैगोर, और भी जैसे देवी प्रसाद राय चौधरी थे, नंदलाल बोस थे, छितेंद्र नाथ मजुमदार थे। तो इन सब से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। अगर आप 10 से 15 जो समकालीन कलाकार हैं उनके चित्रकृतियों को या उनके बारे में आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो मान के चलिए कि जो 35 से 40 क्वेश्चन समकालीन कलाकार से आता है उनमें से आप 90% प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, तो इन सब के बारे में आप विस्तार से पढ़ लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यूरोपीय पुनर्जागरण का वह कौन सा कलाकार है जिसने विट्रुवियन मैन का रेखांकन किया था? तो यूरोपीय पुनर्जागरण का वह कौन सा कलाकार है जिसने विट्रुवियन मैन का रेखांकन किया था? तो इसका उत्तर होगा लियोनार्डो दा विंची। कौन थे? लियोनार्डो दा विंची। विंची जो थे वह एक यूनिवर्सल मैन थे। ठीक है, और इन्होंने ही विज्ञान और कला का संगम किया था। विट्रुवियन मैन मानव शरीर के सही अनुपात को दर्शाता है। ठीक है, तो अंतिम भोज और वर्जिन ऑफ द रॉक्स, मोनालिसा, ये सब जो हैं लियोनार्डो दा विंची के प्रसिद्ध कृति हैं जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो इनके बारे में भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रभाववाद शब्द किस चित्र के नाम पर पड़ा और इसके जनक कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि प्रभाववाद शब्द किस चित्र के नाम पर पड़ा और इसके जनक कौन थे? तो प्रभाववाद के जनक क्लाउड मोने थे। कौन थे? क्लाउड मोने थे। और सूर्योदय का प्रभाव, इम्प्रेशंस ऑफ सनराइज, यह क्लाउड मोने का चित्र है और इसी के नाम पर प्रभाववाद का नाम पड़ा। तो इसे भी आप लोग तैयार कर लीजिए। चलिए, और क्लाउड मोने प्रभाववाद के जनक थे। इनके बारे में आप जानते ही हैं। लेकिन एक प्रश्न इनसे संबंधित पूछा जाता है कि 1874 ईस्वी में पेरिस में एक कला प्रदर्शनी हुई थी और उसमें मोने का बहुत मजाक उड़ाया गया था। पूरी शैली का नाम ही प्रभाववाद पड़ गया था। ठीक है, तो पेरिस के प्रदर्शनी में किस चित्रकार के चित्रों का मजाक बनाया गया था और कब बनाया गया था? अगर यह प्रश्न पूछ ले तो इसका उत्तर होगा 1874 ईस्वी में। और चित्रकार कौन थे? क्लाउड मोने थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो गया, आज
चलिए, घनवात का प्रथम चित्र कौन सा माना जाता है और इसके प्रवर्तक कौन थे? तो घनवात का प्रथम चित्र कौन सा माना जाता है और इसके प्रवर्तक कौन थे? देखिए, घनवात का जो जन्म हुआ था वह 1907 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। पिकासो और ब्राक ने मिलकर घनवात शैली की नींव डाली थी। लेकिन घनवात का प्रथम चित्र कौन सा माना जाता है? तो उसका उत्तर होगा एबिग्नन की स्त्रियां, लेस डेमोलेशंस डी एबिग्नन। यह पाब्लो पिकासो की कृति है और इसे ही घनवात का प्रथम चित्र माना जाता है। घनवात के चित्रों की आकृतियां जो होती थी, इसमें ज्यामितीय आकारों जैसे घन, शंकु, गोला में तोड़कर दिखाया जाता था। ठीक है, तो इसे भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कि ज्यामितीय आकार किस शैली के आकृतियों में आपको देखने को मिलता है, तो उसका उत्तर होगा घनवात। चलिए अगले प्रश्न पे। अति यथार्थवाद का वह कौन सा कलाकार है जिसके चित्रों में पिघलती हुई घड़ियां, मेल्टिंग वॉचेस दिखाई देती है? तो अति यथार्थवाद, स्यूरेलिज्म के वह कौन सा कलाकार था? तो पिघलती घड़ियां, देखिए इसका उत्तर तो सल्वाडोर डॉली होंगे। और इनसे और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी किसका चित्र है? तो यह सल्वाडोर डॉली का है। और पिघलती घड़ियां या मेल्टिंग वॉचेस, यह भी जो है सल्वाडोर डॉली का है। और सल्वाडोर डॉली जो थे वह अति यथार्थवाद से प्रभावित थे। ठीक है, चलिए आज का अंतिम प्रश्न, अगला प्रश्न। आज यहीं पे हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे, क्योंकि 40 मिनट से अधिक का यह वीडियो हो गया। तो चलिए, लास्ट प्रश्न आज का है कि भारतीय समकालीन कला में चिंतामणि कर किस विधा के लिए विख्यात है और उन्हें किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया? तो भारतीय समकालीन कला में चिंतामणि कर किस विधा के लिए विख्यात है और उन्हें किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो इसका उत्तर होगा कि वह मूर्ति कला के लिए विधा के लिए विख्यात है और इन्हें रजत पदक ओलंपिक कला प्रतियोगिता में मिला था। चिंतामणि कर एक महान मूर्तिकार थे। और इन्होंने हिरण नामक मूर्ति बनाई थी। इसी मूर्ति पर इन्होंने 1948 में, अगर प्रश्न पूछ ले कि चिंतामणि कर की किस मूर्ति पर 1948 में रजत पदक मिला था ओलंपिक्स की कला प्रतियोगिता में, तो उसका उत्तर होगा हिरण। उसका उत्तर होगा हिरण। चिंतामणि कर कोलकाता गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स के प्रिंसिपल भी रहे। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यह आज मतलब कि इस श्रृंखला का यह चौथा वीडियो था और इस चौथे वीडियो के साथ मैं 50 प्रश्नों का श्रृंखला आज पूरा किया। और यह 50 प्रश्न जो है यह लगभग 200 प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। लगभग मैंने कम से कम 200 प्रश्नों को कवर कर रहे हैं, अधिक से अधिक तो और भी हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे, नोट कर लेंगे, तो निश्चित रूप से मान कर चलिए कि आपकी सफलता में कोई संदेह नहीं है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग नियमित रूप से आप वीडियो देखते हैं, उसका नोट्स बनाते हैं, अपना रिवीजन करते हैं। और इसी उम्मीद के साथ मैं भी आप लोगों के बीच हमेशा उपस्थित रहता हूँ।
तो चलिए आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।